जी, तो एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर के साथ हाज़िर खिदमत है तनवीर नांडला। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऑन पेज एसईओ क्या होती है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, और कौन-कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका हमने ख़्याल रखना है, जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी वेबसाइट की ऑन पेज एसईओ करते वक़्त। अ, जो भी ऑप्टिमाइज़ेशन हम ऑन पेज या वेबसाइट पर या आर्टिकल को पोस्ट करते हुए या विद इन साइट करते हैं, वो ऑन पेज एसईओ कहलाती है। सो ऑप्टिमाइजेशन अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन होती है कि हमने एक्चुअली सर्च इंजन्स को ये बताना होता है कि हमारी वेबसाइट हर लिहाज से बाकियों से बेहतर है और हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं। और अल्टीमेटली जब सर्च इंजन को ये बताना होता है, तो अल्टीमेटली हमने यूज़र्स को, जो आने वाले हमारी वेबसाइट पे यूज़र्स हैं, उनको सेटिस्फाई करना है और उनको बेहतर से बेहतर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है। क्योंकि जितना बेहतर यूज़र एक्सपीरियंस होगा, उतनी ही हमारी वेबसाइट की रैंकिंग बेहतर होगी। तो सबसे पहले बात आती है यूआरएल स्ट्रक्चर की। आपने अक्सर वेबसाइट्स को देखा होगा कि लेट्स सपोज हम बात करते हैं डोमेन.com। डोमेन.com स्लैश उसके बाद जो भी आता है वो यूआरएल कहलाता है। जो भी टेक्स्ट होता है वो नंबर्स भी हो सकते हैं। तो ये यूआरएल स्ट्रक्चर हमारी वेबसाइट का बहुत क्रूशल, बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, और इसको हमने इग्नोर नहीं करना। अच्छा, ये मैं शायद आपको वर्डप्रेस जब सिखाया था, तो उस वक्त ही बताया था कि हमारा जो परमालिंक स्ट्रक्चर है उसको कैसे सेट करना है। अगर हमारी वेबसाइट मैक्रो है, अगर हम बहुत डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को रिव्यू करने जा रहे हैं, डिफरेंट कैटेगरीज को कवर करने जा रहे हैं, तो फिर हमने परमालिंक स्ट्रक्चर इस तरह रखना है कि वो प्रॉपर कैटेगराइज्ड हो, कि जिसमें ये भी हो सकता है कि डोमेन.com स्लैश वो कैटेगरी जिससे बिलोंग करता है वो आर्टिकल वो हो, स्लैश कैटेगरी का नाम, एंड स्लैश उस यूआरएल या उस पोस्ट का नाम जिसको हम जहाँ पे हम प्रोडक्ट्स को रिव्यू करने जा रहे हैं। तो ये यूं भी हो सकता है कि domain.com स्लैश आउटडोर स्लैश सब कैटेगरी फिशिंग और स्लैश बेस्ट फिशिंग रॉड। तो ये भी एक बेहतर हमारा जो यूआरएल स्ट्रक्चर है हो सकता है। अच्छा, अब इसमें एक और आपने कोशिश ये करनी है कि यूआरएल के अंदर ईयर को मेंशन मत करें। हमने हमने अभी कहा हुआ था कि आपने टाइटल में देना है कि जो करंट ईयर चल रहा हो, लेकिन यूआरएल में आपने ईयर को मेंशन नहीं करना। उससे नुकसान ये होगा कि अगर ईयर चेंज होता है, तो उस वक्त ईयर चेंज होने के बाद हमें पुराना जो यूआरएल है उसको चेंज करना पड़ेगा। और यूआरएल जो है वो स्टेबल होने चाहिए, वो बार बार अपडेट नहीं होने चाहिए, बल्कि एक बार भी अपडेट नहीं होने चाहिए। तो हमने एक स्टैटिक यूआरएल रखना है, लाइक domain.com स्लैश कैटेगरी का नाम स्लैश हमारे जो टाइटल है या जिस प्रोडक्ट को हम कॉपी रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम। तो अगर हमारी वेबसाइट माइक्रो है और हम सिर्फ चंद एक स्पेसिफिक माइक्रो निश को टारगेट कर रहे हैं, चंद प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर रहे हैं, तो फिर उसमें हम कैटेगरी का भी जो स्लग है वो रिमूव कर देंगे, पार्ट रिमूव कर देंगे, और हम उसको रखेंगे domain.com। लेट्स सपोज हमारी डोमेन की जगह पे हमारी वेबसाइट का नाम आएगा domain.com स्लैश बेस्ट फिशिंग रॉड्स, बेस्ट डैश फिशिंग डैश रॉड्स, दैट्स ऑल। अच्छा, हमारा यूआरएल स्ट्रक्चर इस तरह का होना चाहिए। इसमें फिर हम कैटेगरी का जो है उसको ओमिट कर देंगे। ये हमारा एक बेहतरीन यूआरएल स्ट्रक्चर होगा जो कि हम थ्रू आउट द वेबसाइट कैरी करेंगे। अच्छा, जब मैं अभी domain.com स्लैश बेस्ट फिशिंग रॉड का जिक्र कर रहा हूँ, तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि बेस्ट फिशिंग रॉड हमारा मेन कीवर्ड है। तो यहाँ से ये बात भी जाहिर होती है कि यूआरएल के अंदर हमारा मेन कीवर्ड भी अपेयर होना चाहिए, जो कि ऑप्टिमाइजेशन के लिए एक निहायत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा मेन कीवर्ड है, जहाँ वो हमारे यूआरएल में अपेयर होगा, उसके साथ साथ हमारे आर्टिकल के टाइटल में भी मेन कीवर्ड जरूर आना चाहिए। बेस्ट फिशिंग रॉड, लेट्स सपोज ये हमारा मेन कीवर्ड है, तो इसको हमारे टाइटल में भी जरूर अपेयर होना चाहिए। आप इसको पॉइंट 2 भी कह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम जब अपना आर्टिकल राइट करने जाएंगे, तो हमारा पहला पैराग्राफ, आपको याद होगा कंटेंट राइटिंग के लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे हमारा जो मेन कीवर्ड है, फोकस कीवर्ड है, वो ज़रूर अपेयर होना चाहिए विद इन फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ आवर कंटेंट। सो यूआरएल में मेन कीवर्ड, साथ ही टाइटल में भी मेन कीवर्ड, और उसके बाद जो पहला पैराग्राफ है उसमें भी हमारा मेन कीवर्ड ज़रूर होना चाहिए। आप इन 3 पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं अपने पास।
अच्छा, इसके बाद जो पॉइंट है वो आप कह सकते हैं कि ऑप्शनल है, बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है, लेकिन समहाउ हम बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं। एज टू, एज टू जो होती है वो हेडिंग टू होती है। हमने जो पहला टाइटल दिया वो हमारा मेन हेडिंग वन भी वही होती है। उसके बाद विद इन हेडिंग टू भी हम दे सकते हैं, और उसके अंदर भी हमारा मेन कीवर्ड विद डिफरेंट वेरिएशन, या उसी मेन कीवर्ड को हम लॉन्ग टेल भी बना सकते हैं, वो भी वहाँ पे अपेयर होना चाहिए। अच्छा, जहाँ पे मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि मेन कीवर्ड आपका यूआरएल में आए, मेन टाइटल में आए, पहले पैराग्राफ में आए, तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि ओवर ऑप्टिमाइजेशन भी ना हो। आपने चीज़ों को नेचुरल रखना है, और जहाँ पे उस कीवर्ड की जगह नेचुरली बनती हो वहाँ पे पुट करना है। आपने ये नहीं करना कि अपनी बात खत्म कर ली और एंड में सिर्फ उस कीवर्ड को, अपने फोकस कीवर्ड को जस्ट वहाँ पे प्लेस कर दिया, तो ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी। जहाँ पे हम अमेजोन की अफिलिएट कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो कंटेंट की बॉडी में अब पहले पैराग्राफ में बात हो गई मेन कीवर्ड, अब उसके बाद हमारा जो एफिलिएट का नॉर्मली कंटेंट होता है वो बहुत लेंथी कंटेंट होता है, तो उसके बाद जो बॉडी आएगी हमारे कंटेंट की, वहाँ भी अपने अपना मेन कीवर्ड विद डिफरेंट वेरिएशन, जिन वेरिएशन का मैं बात पहले भी कई बार जिक्र कर चुका हूँ, वो डिफरेंट वेरिएशन के साथ अपने कंटेंट के अंदर आने चाहिए। इसी तरह बाइंग गाइड के अंदर भी आपको मेन कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, और बॉटम में जब हम कंक्लूड कर रहे होते हैं अपने आर्टिकल को, तो वहां भी आप एक बार अपने मेन कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कीवर्ड डेंसिटी का भी आपने खास ख्याल रखना है। अगर आपको कीवर्ड डेंसिटी का आइडिया नहीं है तो हम वो बात पढ़ चुके हैं, आप दोबारा उस लेक्चर को देख सकते हैं, और इस लेक्चर को पॉज करके उसको देखिए, देन आप वापस आ सकते हैं, ताकि आप ऑन पेज की जो चेक लिस्ट है उससे भरपूर फायदा उठा सकें। ओके, तो नेक्स्ट है कि आप जब अपनी वेबसाइट का मेटा टाइटल सेट कर रहे हैं और मेटा डिस्क्रिप्शन सेट करें, देखिए याद रखें, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन अपेरेंटली पेज पे जाहिर नहीं होता, डिस्प्ले नहीं होता। जो पेज का टाइटल होता है वो आपके एड्रेस बार के ऊपर जो टाइटल की बार होती है हमारे ब्राउजर की, वहाँ पे शो हो रहा होता है, और जो डिस्क्रिप्शन है वो हमारे सोर्स कोड में तो होती है, लेकिन हमारे पेज पे अपेरेंटली डिस्प्ले नहीं होती। तो आपने अपने मेन कीवर्ड को, जो आपका फोकस कीवर्ड है, उसको अपने मेटा टाइटल में भी पुट करना है, और साथ ही मेटा डिस्क्रिप्शन में भी कम से कम एक दफ़ा ज़रूर यूज़ करना है, ओवरडू नहीं करना, ये बात भी आपने याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद इंटरलिंकिंग, इंटरलिंकिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका फैक्टर है, आप इसको रैंकिंग फैक्टर भी कह सकते हैं। इंटरलिंकिंग थोड़ी सी ट्रिकी है, आपने कुछ चीज़ों का इसमें ख्याल रखना है कि जिस पेज को आप लिंक करने जा रहे हैं, इंटरलिंकिंग क्या है कि हम अपनी एक एग्जिस्टिंग पेज से अपनी वेबसाइट के ही दूसरे पेज को लिंक करें। तो इसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जिस आर्टिकल को आप लिंक कर रहे हैं, आपने अपना जो एंकर टेक्स्ट है, मतलब जो टेक्स्ट है जहाँ पे क्लिक करके वो बंदा दूसरे आर्टिकल पे जाएगा, तो वो उस अगले आर्टिकल का मेन कीवर्ड होना चाहिए, ना कि जिस पेज से आप लिंक दे रहे हैं उसका मेन कीवर्ड। तो उसके लिए हम अपने जो एग्जिस्टिंग पेज है उसको तो हम अपने मेन कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं और रैंक करना चाह रहे हैं। सो आपने मेक श्योर करना है कि उस मेन कीवर्ड से किसी दूसरे पेज को लिंक नहीं जाना चाहिए विद इन आवर वेबसाइट, क्योंकि हर पेज का जो मेन कीवर्ड है वो अलग होगा, और हम उसको डिफरेंट कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं और रैंक करवाना चाह रहे हैं। तो हमने जिस पेज को लिंक देना है उस पेज के लिहाज से हमने इंटरलिंकिंग का जो टेक्स्ट है, जिसको हम एंकर टेक्स्ट कहते हैं, वो सिलेक्ट करना है। अच्छा, तो इसमें एक एग्जांपल मैं आपको यूं दूं कि अगर आपकी बेस्ट फिशिंग रॉड से रिलेटेड वेबसाइट और फिशिंग को ही हम कवर कर रहे हैं, तो हम अपने ही विद इन वेबसाइट बेस्ट गेमिंग माउस का कोई एक कीवर्ड लेट्स सपोज आ जाता है, तो हमारी वेबसाइट तो टेक से रिलेटेड है नहीं, तो हम उस कीवर्ड से अपने किसी और एग्जिस्टिंग आर्टिकल को लिंक नहीं करेंगे। अगर कहीं पे इस कीवर्ड का जिक्र आ गया, इस टेक्स्ट का जिक्र आ गया, तो फिर हम इसको एक्सटर्नल किसी वेबसाइट से लिंक करेंगे कि अगर आपसे मुराद यूज़र है, अगर वो यूज़र उससे रिलेटेड कुछ पढ़ना चाहता है, तो एक्सटर्नल किसी अथॉरिटेटिव वेबसाइट पे जाकर उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ सकता है, जान सकता है। क्योंकि हमारी वेबसाइट एक फिशिंग और एक माइक्रो नीच से रिलेटेड है, तो उसमें हम इररेलेवेंट जो एंकर होगा वो पुट नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपकी वेबसाइट बेस्ट फिशिंग से रिलेटेड है और हम आर्टिकल ऑप्टिमाइज कर रहे हैं बेस्ट फिशिंग रॉड से रिलेटेड, और हमारा दूसरा आर्टिकल है बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड, तो हम बेस्ट फिशिंग रॉड वाले आर्टिकल से
लिंक कर सकते हैं बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड वाले आर्टिकल को, और उसका एंकर भी हम बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड वाले आर्टिकल के लिहाज से सेट करेंगे, ना कि उसको बेस्ट फिशिंग रॉड से लिंक देंगे। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। थोड़ी सी कम्प्लेक्स बात हो गई होगी, लेकिन इसको दोबारा देखें तो समझ आई होप कि आ जाएगी आपको। अच्छा, इसके साथ साथ कोशिश करें कि अपने इंटरनल लिंक्स को ना स्प्रेड करें, ताकि आपका कोई भी ऐसा पेज ना रह जाए जो कि ऑर्फन हो, जिसको कहीं से लिंक ना आ रहा हो। तो इसके लिए आप गूगल एनालिटिक्स का भी सहारा ले सकते हैं, गूगल सर्च कंसोल का भी सहारा ले सकते हैं, और उसमें आप देख सकते हैं कि कौन से पेजेस आपके बेस्ट परफॉर्मिंग पेजेस हैं और कौन से बिल्कुल ही डेड हैं। तो जो डेड पेजेस हैं उनके लिए या तो आप उनको रिमूव करें, या अगर आप उनको ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो उनको प्रॉपरली दूसरे आर्टिकल से लिंक दें और उन पे भी काम करें, उनके कंटेंट पे काम करें, ताकि वो भी इक्वली आपकी वेबसाइट के लिए कारआमद बेनिफिशियल साबित हो सकें और वो डेड पेजेस ना पड़े रहें और आपकी वेबसाइट के लिए बर्डन ना हो। अच्छा, नेक्स्ट है अथॉरिटी साइट को आउटबाउंड लिंक देना या एक्सटर्नल लिंक देना। अभी तक हमने बात की इंटरनल लिंक्स की, अब हम बात करें एक्सटर्नल लिंक्स की। एक्सटर्नल लिंक किसी भी वेबसाइट को देना है, ये याद रखना है कि वो आपका डायरेक्ट कंपेटिटर ना हो, लेकिन वो अथॉरिटी साइट हो, बड़ी साइट हो, डायरेक्ट कंपेटिटर ना हो। इस बात का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और मेन इशू आता है कि हमने लिंक प्लेस करके और उसको टेस्ट भी नहीं करते और भूल गए। नॉर्मली एक बहुत बड़ा आपको इशू बताऊं, वो ये होता है कि जब हम लिंक प्लेस कर रहे होते हैं तो हम HTTPS वगैरह या :/ नहीं लगाते। तो होता ये है कि हमने एक्सटर्नल लिंक प्लेस किया, जबकि वो इंटरनल हमारी वेबसाइट का पार्ट बन चुका होता है। तो वो होता क्या है, वो ब्रोकन लिंक बन जाता है। तो हम टेस्ट नहीं करते, हमने प्लेस करके छोड़ दिया, तो वो ब्रोकन लिंक हमारी वेबसाइट की जो ओवरऑल हेल्थ है उसको डैमेज करते हैं। तो आपने ख्याल रखना है कि जो भी आप लिंक चाहे इंटरनल या एक्सटर्नल दे रहे हैं वो लाइव होने चाहिए, वो डेड पेजेस तक या 404 पेजेस तक नहीं जाने चाहिए, वो लाइव होने चाहिए। जिन पेजेस तक वो लिंक जा रहे हैं वो पेजेस लाइव हों, एग्जिस्टिंग हों और बेनिफिशियल हों, ये भी ना हो कि उनका कोई फायदा ना हो। इसके बाद बात आती है इमेजेस ऐड करने की। हमने अपनी वेबसाइट पर अपने आर्टिकल के अंदर प्रॉपर हाई डेफिनेशन अच्छी क्वालिटी के इमेजेस ऐड करने हैं, और उन इमेजेस को प्रॉपर ऑल्ट टैग देना है। ऑल्ट टैग क्या है? अल्टरनेट टैग। बेसिकली ये बनाया गया था जो कि विजुअली इंपेयर्ड होते हैं लोग, उनके लिए, कि इस इमेज में क्या चीज़ है। अच्छा, उसको आपने सिंपली कीवर्ड्स के साथ बम्बार्डमेंट नहीं करनी उस पर। उससे मुराद ये है कि उस इमेज के अंदर, उस फोटो के अंदर क्या चीज़ है। अगर उसके अंदर आपके कंटेंट से रिलेटेड या आपके मेन कीवर्ड से रिलेटेड भी कुछ है तो फिर आप मेन कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम एक इमेज को अभी इमेजिन करते हैं कि एक आदमी है, वो फिशिंग रॉड लेके खड़ा है और फिशिंग कर रहा है एक लेक पे, तो उसका ऑल्ट टैग प्रॉपरली ऑल्ट टैग ये बनेगा कि अ मैन फिशिंग ऑन फलां लेक, या लेक का नाम भी बता सकते हैं, डीप लेक या सॉल्ट वाटर लेक, जिस पे भी वो खड़ा है। तो इससे आपका जो इमेज होगा वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड भी हो जाएगा, और उसमें हम जस्ट सिर्फ कीवर्ड स्टफिंग भी नहीं कर रहे होंगे, और उसमें उन्हीं चीज़ों का जिक्र होगा जो उस इमेज में एक्चुअली मौजूद है। अच्छा, इमेजेस की बात हो रही है तो इसमें आपने जो इमेज का नाम है वो भी अपने कीवर्ड के लिहाज से रखना है। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको भी अपने कीवर्ड के लिहाज से, या उस इमेज के अंदर जो कुछ है उस लिहाज से प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करना है। उसका टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका जो मेटा जितना भी उसका डेटा है उसको भी हमने प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करना है। ऑल्ट टैग का भी खास ख्याल रखना है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस। अब गूगल आपकी वेबसाइट को मोबाइल में कैसे दिखती है इस बेस पर प्रायोरिटाइज करता है और इस बेस पर रैंक करता है। तो आपकी वेबसाइट मोबाइल में अच्छी दिखनी चाहिए, मोबाइल में फास्ट होनी चाहिए, और जो एलिमेंट्स होते हैं, नॉर्मली एक बहुत बड़ा इशू आता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्लोज ना हो, उन पे टैप हो सके और उनका इतना एक दूसरे के साथ डिस्टेंस हो कि दोनों पे अलग अलग टैप करें तो एक्सीडेंटली साथ वाले लिंक पे टैप ना हो। खैर, ये बहुत कॉमन से इश्यूज हैं जो कि आपको गूगल सर्च कंसोल में भी गूगल बताएगा अगर ये अपेयर होंगे, और आपने उनको प्रॉपरली फिक्स करना है। गूगल सर्च कंसोल पे आपने नज़र रखनी है। मैं तो कहूँगा कि वीकली उसको प्रॉपरली ऑडिट करें, एक एक चीज़ को जाके देखें, एनालाइज करें, और उसमें कोई भी इश्यूज आ रहे हैं उसको टाइमली फिक्स करें, ताकि आपकी वेबसाइट किसी भी किस्म के एरर से, वार्निंग से पाक रहे। नेक्स्ट, वेबसाइट की स्पीड, जिसको हम थॉरोली और इन डेप्थ
डिस्कस कर चुके हैं अपने कुछ लास्ट लेक्चर्स में, तो आप उसको भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। और मोबाइल के लिहाज से आपकी जो पेज स्पीड है वो फास्ट होनी चाहिए। 85 से स्कोर कोशिश करें कि ज़्यादा ही रहे, लेकिन परफॉर्मेंस को कंप्रोमाइज़ किए बगैर, इस बात का भी खास ख्याल रखना है। अच्छा, इसके साथ साथ आपने ख्याल रखना है कि आपकी वेबसाइट प्रॉपरली SSL इनेबल्ड हो, HTTP प्रॉपरली HTTPS पे रीडायरेक्ट हो रहा हो, और HTTPS किसी भी रीडायरेक्शन लूप से इन चीज़ों से फ्री हो, मतलब प्रॉपर एक यूनिवर्सल लिंक हो जो आपका किसी भी तरह का लिंक सर्च बार में लिखने से एक ही URL पे वो रीडायरेक्ट होनी चाहिए। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि अगर आपकी वेबसाइट www के साथ ओपन होती है, तो फिर नॉन www अगर कोई टाइप करता है तो उसको प्रॉपरली www तरफ रीडायरेक्ट करना चाहिए। इसी तरीके से अगर कोई आपकी वेबसाइट को HTTP के साथ ओपन करना चाहता है, आपकी वेबसाइट प्रॉपरली HTTP टू HTTPS प्रॉपरली रीडायरेक्ट करनी चाहिए। तो इस तरह ये ना हो कि आपके डिफरेंट काइंड ऑफ वर्जन्स ऑफ योर वेबसाइट प्रोपेगेट हो जाएं, इंडेक्स हो जाएं, जिससे डेफिनेटली डुप्लीकेशन का भी इशू आएगा और डिफरेंट आपको एरर्स का भी सामना करना पड़ेगा, और अल्टीमेटली आपकी रैंकिंग जो है वो इफेक्ट होगी। अच्छा, इसके बाद हम कंटेंट की बात करते हैं। कंटेंट इजी टू अंडरस्टैंड हो और उसको देखने में वो बोर ना करे। मैं बार बार यूज़र इंटरफेस का जिक्र कर रहा हूँ, आपके UX का जिक्र कर रहा हूँ, आपके जो फ़ॉन्ट्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, आप जो कलर स्कीम यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी होनी चाहिए, वो आंखों को चुभे नहीं। मतलब आप जो कॉन्ट्रास्ट यूज़ कर रहे हैं, फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर्स यूज़ कर रहे हैं, वो प्रॉपरली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हों और वो यूज़र को इरिटेट ना करें। नॉर्मली ये होता है कि हम बहुत डार्क और बहुत चुभने वाले कलर यूज़ करते हैं। हम प्रॉपर इस चीज़ का ख्याल नहीं करते, जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड की जो कॉम्बिनेशन है, जो कॉन्ट्रास्ट है, वो मैनेज नहीं करते। और इसके साथ साथ हमारा कंटेंट इजी टू रीड होना चाहिए। उसको छोटे छोटे पैराग्राफ्स में डिवाइड करें। दरमियान में आप अलर्ट बॉक्स या वार्निंग बॉक्स या इंफॉर्मेशन बॉक्स वो यूज़ करें, जिसके अंदर हमारे कंटेंट की समरी दिखे और प्रॉपरली चीज़ें डिस्कस हों। इसके साथ साथ जहाँ पे भी ज़रूरत हो आप लिस्ट का यूज़ करें। कहीं पे ट्वीट एम्बेड करनी बनती है, ट्वीट एम्बेड करें। कहीं पे अगर वीडियो यूट्यूब से उठा के उसको एम्बेड करना पड़ता है, उसको एम्बेड करें। याद रखने, अपनी वेबसाइट पर आपने वीडियो अपलोड करके यूज़ नहीं करनी, उससे आपकी पेज स्पीड बहुत बुरी हो जाएगी और आपके सर्वर पे भी अननेसेसरी जो है ना वो लोड पड़ेगा। आपने ये काम नहीं करना। इसके साथ साथ लिस्ट यूज़ करें, जहाँ पे टेबल्स आप यूज़ कर सकते हैं, टेबल्स यूज़ करें। जहाँ पे आपको इमेजेस को आपने कंपेयर करना है, वहाँ पे एक अच्छे देखें, एक तो चीज़ होती है सिंपल एक चीज़ पेश करनी, एक होता है कि उसको अच्छे से प्रेजेंट करना। तो आपने कंटेंट को अच्छे से प्रेजेंट करना है, जिसको मैंने नाम दिया हुआ कंटेंट प्रेजेंटेशन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चाहे अगर आपका कंटेंट अच्छा भी है और अगर आपने प्रॉपर लाइन ब्रेक्स नहीं दी हुई, आपने कॉमास का यूज़ नहीं किया, आपने फुल स्टॉप का यूज़ नहीं किया, फुल स्टॉप के बाद आपने स्पेस नहीं दी, स्पेस देने के बाद आपका जो वर्ड है उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल नहीं है, तो ये छोटे छोटे इश्यूज जो आपके बहुत मामूली लग रहे होंगे, लेकिन इन दी एंड ये बहुत बड़े, जिसे कहते हैं ना, तूफान का पेश खैमा हो सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि हर चीज ईच एंड एवरीथिंग ऑप्टिमाइज्ड हो। अच्छा, इसके बाद कंटेंट जो है ना, उसमें जो इंग्लिश आप यूज कर रहे हैं वो ऐसी हो कि हर किसी के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। 8th ग्रेड का जो बच्चा है ना, उसको भी समझ आ जानी चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है। और ना सिर्फ ये समझ आ कि क्या लिखा हुआ है, बल्कि उसका जो असल मीनिंग है, उसके बिहाइंड जो राइटर कन्वे करना चाह रहा है, वो भी समझ आनी चाहिए। तो सिंपल इंग्लिश का यूज करें, प्रॉपर पंक्चुएशन, ग्रामेटिकली कोई फ्लॉज ना हो, कोई इश्यूज ना हो, और प्रॉपर एक अच्छे स्ट्रक्चर के साथ अपना कंटेंट आपने प्रेजेंट करना है। अच्छा, इसके साथ साथ आपने बार बार एक ही वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना। आप सिनोनियम्स यूज कर सकते हैं। अपने कंटेंट को या अपने मेन फोकस कीवर्ड को आपने ऐसे कंटेंट के साथ सराउंड करना है जो सिमेंटिकली उससे रेलेवेंट हो, उससे रिलेटेड हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, शायद आपको इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूं कि आपका जो मेन फोकस कीवर्ड है, उसके जो सराउंडिंग टेक्स्ट है, मतलब उससे जो ऊपर वाली 2 लाइंस हैं, उसके जो नीचे वाली 2 लाइंस हैं, उसमें रिलेटेड चीजों का जिक्र होना चाहिए। अगर आप एप्पल आईफोन की बात कर रहे हैं, तो उसका जो सराउंडिंग टेक्स्ट होना चाहिए वो रैम या हार्ड डिस्क या स्पेस या
कैमरे की क्वालिटी, इस तरह की चीज़ों के साथ सराउंड करनी चाहिए। इस तरह अगर हम फिशिंग की बात करते हैं तो उसमें लेक्स, उसमें डेप्थ, उसमें फिशिंग, इन चीज़ों का जिक्र होना चाहिए। मतलब हमारी जो मेन कीवर्ड है ना, उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं गूगल उससे आइडेंटिफाई करता है कि ये कंटेंट किन चीज़ों के लिए ऑप्टिमाइज्ड है और इसको मैंने किन लोगों तक, किस टारगेट ऑडियंस तक इसको पहुंचाना है। तो आपका जो सराउंडिंग टेक्स्ट है वो भी बहुत मैटर करता है। तो आपने ओवरऑल अपने कंटेंट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है। अच्छा, इस मामले में आपने अपने कंपेटिटर्स को थॉरोली रीड आउट करना है, उस पर रिसर्च करनी है। और एक और चीज़, एक मेन मसला भी यहाँ पे आपको पेश आ सकता है, वो ये है कि एक ह्यूमन नेचर है कि जिन चीज़ों को हम पढ़ते हैं, लेट्स सपोज अगर हम 3 ब्लॉग्स पढ़ लेंगे, तो अल्टीमेटली जब हम कंटेंट राइट करने बैठेंगे तो उन 3 ब्लॉग्स जो पढ़े हुए होंगे उनका असर, उनके जो वर्डिंग होगी वो हमारे माइंड में आ चुकी होगी। तो जब हम लिखने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम उन्हीं 3 ब्लॉग्स को री राइट कर रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, इसको भी अवॉइड करना है। अगर आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, आप सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को जो आप पढ़ चुके हैं और अब आप री राइट करने जा रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि आप उनको ना ही पढ़ें और अपनी जो एक्सपीरियंस है अगर आपको है तो उसका आप इजहार करें, इंस्टेड ऑफ जस्ट कॉपीइंग एंड पेस्टिंग दोज वर्ड्स। अगर सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे तो उनको री राइट कर देना भी इज लाइक समथिंग लाइक कॉपी पेस्टिंग। अच्छा, इसके साथ साथ अपने कोई 15-20 कंपेटिटर्स को आप रीड आउट करें और उनमें देखें कि उन्होंने उस प्रोडक्ट के किन किन एस्पेक्ट्स को कवर कर रखा है, ताकि आपके पास एक थॉरोली, एक कंप्रीहेंसिव कंटेंट आपके पास हो और जब आप लिखने बैठें तो आपका माइंड वैकेंट ना हो, आपके पास एनफ कंटेंट हो। अच्छा, नेक्स्ट आता है फ्रेशनेस ऑफ कंटेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर एज अ यूजर आप क्या चाहेंगे कि एक 6 साल पहले लिखा हुआ कंटेंट आपके सामने आए या लेटेस्ट रिसर्च आप पढ़ना चाहेंगे? तो ऑब्वियसली अगर मैं ये चाहूंगा कि मेरे पास कंटेंट जो है वो फ्रेश हो, लेटेस्ट हो, न्यू हो, तो आपने अपने कंटेंट की फ्रेशनेस का भी ख्याल रखना है। अगर आप कंटेंट लिख चुके हैं ओल्ड, उसको आप प्रॉपरली अपडेट किया करें गाए बगाए कुछ दिन बाद, और उसके अंदर कुछ नई चीज़ें आई हैं तो वो ऐड करें। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक और आपको आइडिया देता जाऊं, वो है गूगल अलर्ट्स। गूगल अलर्ट्स एक बहुत यूज़फुल एक प्रोडक्ट है गूगल की, जिसमें हम ये कर सकते हैं कि हम अपने पसंदीदा टॉपिक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब भी उस टॉपिक पर कोई न्यूज़ आएगी या कोई अपडेट आएगी तो गूगल फौरन हमें ईमेल में बताएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई नई रिसर्च आ चुकी है, कोई न्यूज़ आ चुका है। तो हमें पता चल जाएगा, हम अप टू डेट रहेंगे और उस चीज़ से रिलेटेड हम भी न्यूज़ रिक्रिएट कर सकते हैं अपने ब्लॉग पर। तो फ्रेशनेस ऑफ कंटेंट की जहाँ तक बात हो रही है, वो आपने न्यू कंटेंट ऐड करने में भी आपने ख्याल रखना है कि नई नई कोई हैपनिंग्स हो रही हैं आपसे रिलेटेड निश में, तो आपने उसको भी कवर करना है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स क्या होते हैं कि इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना ग्राफिकली। आपने चार्ट्स देखे होंगे, आपने बहुत खूबसूरत इन्फोग्राफिक्स बने हुए देखे होंगे। तो आपने अपने कंटेंट को उठाना है, आपके कंटेंट का, आपके आर्टिकल का जो लुबे लुबाब है, जो समरी है, वो आप पॉइंट्स में डिवाइड करें और उन पॉइंट्स का आप एक इन्फोग्राफिक बहुत खूबसूरत सा बना सकते हैं। या फ्री बना सकते हैं, canva.com से आप बना सकते हैं, snappa.com से आप बना सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। इसके लिए आपको पेड किसी सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है और ना ही आपको ग्राफिक डिजाइनिंग प्रॉपर्ली सीखने की जरूरत है। लेकिन ये आपके कंटेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको जरूर यूज करना है। अच्छा, अब हमारा कंटेंट हमने बहुत अच्छे तरीके से लिख लिया, हर तरह से ऑप्टिमाइज कर लिया, हमने इतने पॉइंट्स का भी ख्याल रखा। जब तक लोगों को उसके बारे में पता नहीं चलेगा तो हमारा वो कंटेंट किसी काम का नहीं है। हमने लोगों के लिए बनाया है कि यूजर आए, विजिटर्स आए, वो हमारे कंटेंट को पढ़ें और कंटेंट को पढ़ के डिसीजन लें कि जिस प्रोडक्ट को हम रिव्यू कर रहे हैं वो प्रोडक्ट अच्छी है, अगर अच्छी है तो उसको बाय करें और हम इन दी एंड अफिलिएट कमीशन अर्न करें। और इसके साथ साथ हमारा एक जो मकसद है वो ये भी है कि हम लोगों की, यूजर्स की, रीडर्स की जो माइंड है या उनकी ज़िंदगी है उसमें कोई वैल्यू भी ऐड कर रहे हैं। तो हमने इस माइंड से भी अपने ब्लॉग को बनाना है कि हम उस यूज़र के ज़िंदगी में कुछ बेहतरी ला रहे हैं, चाहे वो माइनर से भी बेहतरी हो। अच्छा, इसके साथ साथ आपने ग्रामर का ख्याल रखना है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा, सब हेडिंग्स एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जहाँ पे आप H1 या H2, हेडिंग 1, हेडिंग 2 यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आपने सब हेडिंग्स भी यूज़ करनी है। हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 6 तक होती है, लेकिन आप हेडिंग 3, हेडिंग 4 तक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये ख्याल रखना है कि यार जगह बनती हो, उसकी
प्रॉपरली नेचुरली। मसला ये होता है कि हमें एक पता चल गया कि यार H4 में हमने कीवर्ड यूज करना है, तो हमने जबरदस्ती वहां पे घुसाने की कोशिश करते हैं, जो कि अननेचुरल होता है। सो नेचुरली प्रॉपर जहां पे जगह बनती हो वहीं पे हमने यूज करना है। अदरवाइज अगर यूज नहीं हो सकता नेचुरली तो अवॉइड कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ अननेचुरली प्लेसिंग दैट लिंक। इसके साथ साथ आपने हेडिंग की हायरार्की का भी ख्याल करना है कि ऐसा ना हो कि आप पहले H3 दे दिया आपने, फिर H1 दे दिया। नहीं, H2 H3 H4, और प्रॉपरली इस हायरार्की के साथ चले जिस हायरार्की के साथ हेडिंग्स मौजूद है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है स्कीमा। स्कीमा थोड़ा टेक्निकल है, इसको आप ज़रूर यूज़ करें अपनी वेबसाइट पे। ये एक्चुअली गूगल को बताता है कि आपके कंटेंट का स्ट्रक्चर और आपके कंटेंट के इंग्रेडिएंट्स और आपके कंटेंट है किस चीज़ से रिलेटेड। लेट्स सपोज अगर हम इवेंट स्कीमा यूज़ कर रहे हैं तो हम गूगल को बता रहे हैं कि फ़लाँ, लेट्स सपोज अगर हम इवेंट की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का लेट्स सपोज कोई मैच हो रहा है, तो हम इवेंट में बताएंगे डेट, लोकेशन, टीम 1, टीम 2, जिससे गूगल इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके टाइम, ड्यूरेशन भी हो सकती है, ड्यूरेशन, लोकेशन जिसको हम वेन्यू कह सकते हैं, और एक्चुअली जो इवेंट हैपन होने जा रहा है, लेट्स सपोज पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़, और वो इस कंटेंट को यूज़ करके अपनी सर्च को मज़ीद बेहतर बनाता है। और हमारे कंटेंट को, हमारी वेबसाइट को जो सर्च इंजन में डिस्प्ले होती हैं, वो भी एक खूबसूरत, एक रिच कंटेंट की सूरत में डिस्प्ले हो सकती है, जिससे हमारा CTR, क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा और हमारी वेबसाइट पे यूज़र्स की तादाद है वो भी बढ़ेगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इसको भी ज़रूर एक्सप्लोर करना है। सो ऑन पेज की चेकलिस्ट आपने देखी और उसमें आपने देखा कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनका हमने ख्याल रखना है और एक एक चीज़ को हमने केयरफुली परफॉर्म करना है। अभी हम थोड़ा प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि हमने ऑन पेज एसईओ का ख्याल रखते हुए कंटेंट को कैसे अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करना है, उसको डिज़ाइन किस तरह करना है। और मैं बार बार जिस बात का जिक्र करता हूँ कि लेआउट आपका अच्छा होना चाहिए, यूज़र इंटरफेस अच्छा हो और यूज़र एक्सपीरियंस अल्टीमेटली बेहतर हो, तो वो हम कैसे हासिल कर सकते हैं। ये एक नेवर एंडिंग टॉपिक है। आप जितना लर्न करते जाएंगे उतना ही आपके अंदर निखार आता जाएगा और चीज़ों को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। खैर, मैं अभी प्रैक्टिकल करूंगा जिसका मकसद आपको सिर्फ आइडिया देना है कि आप इस तरह के मज़ीद वर्जन्स और मज़ीद बेहतर तरीके से ये सारे काम कर सकते हैं। हम अपने कंटेंट में टेबल ऐड करेंगे, हम टॉप पिक्स जो प्रोडक्ट होगी हमारी जिसको हम रिकमेंड कर रहे होंगे वो किस तरीके से डिस्प्ले करनी है हम वो ऐड करेंगे। लिस्ट को हम कैसे ब्यूटीफाई कर सकते हैं, हेडिंग्स को किस तरह हमने अच्छा बनाना है। इस तरह अगर हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कंपेयर करना है तो वो कंपैरिजन टेबल कैसे बनेगा। हर प्रोडक्ट के प्रोज एंड कॉन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि इस प्रोडक्ट में अच्छाइयाँ क्या हैं और इसमें बुराइयाँ क्या हैं। हम प्रोज एंड कॉन्स को किस तरीके से एक बेहतर वे में शो करवाना है वो भी अभी लर्न करेंगे। और इसके अलावा बहुत कुछ देखते हैं, तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो दोस्तों, पोस्ट को डिज़ाइन करना, कंटेंट ऐड करना एक बहुत सब्र आजमा काम है। इसके अंदर बहुत मेहनत होती है और आपने एक टाइम इस पे स्पेंड करना है, जल्दी बिल्कुल नहीं करनी। सो सबसे पहले हम जाएंगे अपने वर्डप्रेस में लॉगिन करेंगे। लॉगिन के लिए आपको याद होगा मैंने यूआरएल बताया था कि आपकी डोमेन कोई भी है .extension/wp-admin ये पुट करेंगे, आपसे लॉगिन मांगेगा और यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको इस पेज पे भेज देगा। सो यहाँ से आप जाके पोस्ट पे जाना है, पोस्ट पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। सो ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने पोस्ट ऐड करने का जो ऑप्शन है, जो पेज है, वो आ गया। अच्छा, मीनवाइल मैंने अपने लिए कंटेंट लिख के रखा हुआ है। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि वेबसाइट स्टार्ट करने से पहले आपके पास कम से कम 3-4 आर्टिकल्स रेडी होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आपने वेबसाइट लॉन्च कर दी, लाइव कर दी और उस दौरान गूगल के जो क्रॉलर हैं वो आपकी वेबसाइट पे आए, वहाँ पे उन्हें कंटेंट ना मिला, कोई वैल्यू ना मिली, वो अगेन वापस जाएंगे, फिर विजिट करेंगे, फिर अगेन जाएंगे, तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है, ये मेरा आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वो इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा और आपकी जो रैंकिंग है वो डिले हो सकती है इससे। तो कोशिश करें कि जब आप वेबसाइट स्टार्ट करें तो एक ही गो में स्टार्ट करें। आप डोमेन या होस्टिंग रजिस्टर करके, कनेक्ट करके उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना, पहले दिन से ही आपने साइट को प्रॉपरली स्टार्ट करना है। ओके, सो सबसे पहले मैं अपना टाइटल ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना टाइटल ऐड किया।
बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड रिव्यूज़ 2023। सो अब मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है। मैं यहाँ पे 23 के साथ मंथ भी ऐड कर सकता हूँ जो करंट मंथ हो। इसको डेफिनेटली फिर हर महीने मैनुअली करना पड़ेगा। तो बहरहाल ईयर काफ़ी है। बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड रिव्यूज़ 2023। ओके, सो नेक्स्ट मेरा पहला जो पैराग्राफ है वो स्टार्ट होता है यहाँ से। ओके, यहाँ पे मैं अपने कंटेंट को ऐड किया, टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड। अब ये देख लें कि मेरा जो कीवर्ड था वो यहाँ पे ऐड हो गया और यहाँ से मैंने अपने जो कंटेंट है उसको स्टार्ट कर लिया। अच्छा जी, अब यहाँ पहुँचने के बाद आपने क्या करना है, आपकी जो टॉप पिक्स हैं जो आप समझते हैं कि आपकी रिकमेंडेड प्रोडक्ट जो यूज़र को आप करना चाहते हैं उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे स्ट्रेट अवे। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आप यूज़र को बहुत ज़्यादा मौका नहीं देना चाहते कि वो कुछ मज़ीद चीज़ों के बारे में सोचे या इधर-उधर वो डाइवर्ट हो जाए और अल्टीमेटली या तो वेबसाइट ना छोड़ के चला जाए या यहीं से बोर हो के वो बाउंस बैक ना कर जाए या दूसरे ऑप्शंस की तरफ ना जाए। सो उसको डिसीजन लेने के लिए आप सबसे पहले ही यहाँ पे उसको ये बता दें कि ये प्रोडक्ट मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। अगर आप बाय करना चाहते हो तो यहीं से जाके डायरेक्टली बाय कर लो, या अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद नहीं है तो आप उसको मल्टीपल ऑप्शन देने के लिए उस प्रोडक्ट के नीचे मज़ीद जो प्रोडक्ट्स हैं उनको रिव्यू करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने याद रखना है, इस प्लस के साइन पे आप क्लिक कर सकते हैं। ब्लॉक्स आप कोई भी बना सकते हैं। फिलहाल आपने रीयूजेबल ब्लॉक बनाना है। रीयूजेबल ब्लॉक्स ऑप्शंस में जाके आपने ऐड टू रीयूजेबल ब्लॉक्स ये क्लिक करना है। मैं इसका कोई भी नाम रख देता हूँ, आइकन 1 सेव। सो ये ब्लॉक, ये रीयूजेबल आइकन का ब्लॉक बनाने के बाद होगा ये कि जब मैं यहाँ पे प्लस का साइन क्लिक करूँगा ये रीयूजेबल का यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अब आप कुछ ब्लॉक्स को प्री मेड बना के उनको एक्सपोर्ट करके भी अपने पास रख सकते हैं ताकि हर पोस्ट में वो रीयूज होते रहें, बार बार आपको नया ब्लॉक बनाने की ज़रूरत ना पड़े। इसको मैं फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, रीयूजेबल पे जाता हूँ, मैनेज रीयूजेबल ब्लॉक्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपोर्ट फ्रॉम जेसॉन। मेरे पास 3-4 फाइल्स ऑलरेडी प्री बिल्ट पड़ी हैं जो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर भी करूँगा, जो कि जेसॉन फाइल्स हैं। आप उनको यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं और बने बनाए स्टाइल्स को यूज़ कर सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी आपको हम स्टाइल्स दे रहे हैं आपने इनको एज इट इज़ यूज़ नहीं करना। आपने आइकन्स चेंज करने हैं, आपने कलर स्कीम चेंज करनी है, आपने डेफिनेटली टेक्स्ट भी अकॉर्डिंगली चेंज करना है ताकि ये एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट ना हो। सो मैं चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा और मेरे पास जो जेसॉन की फ़ाइल डाउनलोड हुई हुई है मैं उसको यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक करके उसको इंपोर्ट कर लूँगा। अच्छा, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ इस पेज को। आप देख सकते हैं कि साइड बाय साइड इमेज एंड बटन ये मेरे पास इंपोर्ट हो चुका है। अब मैं वापस अपने पेज पे आता हूँ और यहाँ पे मैं इस प्लस पे क्लिक करता हूँ, रीयूजेबल पे जाता हूँ और यहाँ से अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मैंने अभी अपडेट किया था वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। वो इसलिए शो नहीं हो रहा कि उसके लिए हमें पेज को रिफ़्रेश करना पड़ेगा। आप या तो सेव ड्राफ्ट करके इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं या आप पहले अपने रीयूजेबल ब्लॉक्स को यहाँ पे ऐड कर दें तमाम को और उसके बाद अपनी पोस्ट की एडिटिंग स्टार्ट करें। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और रिफ़्रेश करने के बाद होपफुली मेरे सामने रीयूजेबल ब्लॉक्स में साइड बाय साइड भी ऐड हो चुका है। अब ये देखें जी, ये हमारे पास इंपोर्ट हो गया। अभी ये प्री मेड एक ब्लॉक है जिसके अपने समझ लें टाइटल भी है, उसके फीचर्स भी हैं, इमेज भी है और चेक प्राइस ऑन अमेज़न भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने अकॉर्डिंगली उसको अपने प्रोडक्ट के लिहाज से चेंज करना है। हम अगेन अमेज़न एसोसिएट्स के अकाउंट में जाएंगे, साइट स्ट्राइप को यूज़ करते हुए हम अमेज़न पे प्रोडक्ट सर्च करेंगे और उस प्रोडक्ट का जो लिंक होगा और नाम होगा वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप अकॉर्डिंगली ईयर भी सेट करेंगे। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं कहता हूँ
फिशिंग रॉड, मतलब यही कंपनी, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि यही कंपनी है और हम उसका फिशिंग रॉड कर रहे हैं। अच्छा, एक तो आपने ये काम करना है कि इसको सेलेक्ट करके आपने इसको लिंक कर देना है, यहाँ से लिंक कर देना है अपने अमेजॉन एसोसिएट की जो प्रोडक्ट का लिंक आपने कॉपी किया था उससे, ताकि अगर कोई आपके टाइटल पे भी क्लिक करे तो अमेजॉन पे जाए और वहां से अगर बाय करते तो आपको कमीशन मिले। अच्छा, यहाँ पे आपने उस प्रोडक्ट के फीचर्स वगैरह ऐड करने हैं, ये ऑलरेडी आपको ऐड हुए हुए मिल रहे हैं, लेकिन आपने एडिट करना है डेफिनेटली, ये किसी और प्रोडक्ट के फीचर्स हैं, ये बात याद रखनी है, भूल नहीं जाना। और इस तरह अगर वो जो कॉन्स हैं वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चेक प्राइस ऑन अमेजोन, आपने इसको यहाँ पे आके अपनी जो प्रोडक्ट का लिंक है उसको भी यहाँ पे अपडेट कर देना है अपने एफिलिएट लिंक के साथ। अगर आपने चेंज ना किया, इसको एडिट ना किया, तो फिर इस पे क्लिक होगा तो वो अमाउंट आपके अकाउंट में ऐड नहीं होगी। अच्छा खैर, ये टॉपिक का एक जो आइटम है वो ऐड करने के बाद मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, इसके बाद मैं जो पहली प्रोडक्ट है मैं उसको अपने कंटेंट में से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। सो ये मेरी पहली प्रोडक्ट है और इसको मैंने यहाँ पे, इसकी डिस्क्रिप्शन जो भी उसकी थी वो मैंने यहाँ पे ऐड कर ली। हर प्रोडक्ट के साथ इमेज लगाना बहुत ज़रूरी है और वो इमेज आप कोशिश करें कि डेफिनेटली आपकी अपनी होनी चाहिए अगर आप प्रोडक्ट को रिव्यू कर रहे हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट की रिव्यू किसी और प्रोडक्ट को कर रहे हैं जो आपकी एक्सेस में नहीं है तो ये करना भी बेहतर नहीं है, लेकिन फल समहाउ अगर आप पाकिस्तान में रहते हो किसी ऐसी प्रोडक्ट को रिव्यू करें जो कि यूएसए में अवेलेबल है, पाकिस्तान में है ही नहीं, तो फिर डेफिनेटली हमें कुछ रिव्यूअर्स पे इन्हिसार करना पड़ेगा। खैर, आप यहाँ पे इमेज ऐड कर सकते हैं और इमेज ऐड करने के बाद आप मज़ीद क्या करें, आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप कंपैरिजन टेबल बनाएं कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स को आप कंपेयर करें। खैर, अगेन मैं सेव ड्राफ्ट करता हूँ, एक और रीयूजेबल ब्लॉक को मैं ऐड करता हूँ जिसमें टॉपिक है, प्रोज कॉन्स के बटन्स हैं और सारा कुछ है। अच्छा, जो कंपैरिजन टेबल है इसके लिए मुझे एक मज़ीद एक प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी, उस प्लगइन को भी मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। आप प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सर्च प्लगइन में जाएंगे। अच्छा, ये काम आप विदाउट प्लगइन भी कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं कि आप लोग न्यू हैं तो आप इस प्लगइन को यूज़ करते हुए बेस्ट रिस्पॉन्सिव कंपैरिजन टेबल फॉर गुटेनबर्ग एडिटर, मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, आप देख सकते हैं एक्टिवेट है, तो इसके थ्रू मैं जो टेबल्स हैं उसको डिज़ाइन कर सकता हूँ। अगेन प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, बिल्कुल इसके बॉटम में आ जाएंगे और आप देख रहे हैं कि नीच टेबल और टेबल इंपोर्टर, अगर कोई टेबल कहीं पड़ी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, या नई टेबल अगर आपने बनानी है तो वो भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। सो टेबल आप देख सकते हैं, मैं टेबल इंपोर्ट टेबल का ऑप्शन ही यूज़ करूँगा क्योंकि अगर मुझे स्टार्ट से बनानी पड़ेगी तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं इसको रिमूव करके, तो यहाँ से आप इंपोर्ट टेबल पे क्लिक करें। यहाँ पे आपके पास कुछ बेसिक्स जो डिज़ाइन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो आपके सामने मौजूद हैं। आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो डिज़ाइन आपको बेहतर लगे और जिस तरह का कंटेंट आपका हो वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। बेहतर तो ये है कि अपनी टेबल खुद बनाएं। मैं डेफिनेटली लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, हमने चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंसाइज करना है, तो इसलिए मैं थोड़े शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ और टेबल्स को इंपोर्ट करके ही यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप अपनी अगेन वो प्रोडक्ट जो है मॉडल उसको यूज़ करेंगे, टाइप है वॉट, आप इस लिहाज से अपनी हेडिंग्स भी चेंज कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली अपना कंटेंट भी चेंज कर लेंगे। और चेक प्राइस, यहाँ पे आपने लिंक को एडिट करना बिल्कुल नहीं भूलना, वरना आपके अकाउंट में अमाउंट नहीं आएगी बल्कि किसी और अकाउंट में चली जाएगी। खैर, इस तरीके से आप अपना कंटेंट को डिज़ाइन कर सकते हैं। इस तरह प्रोज एंड कॉन्स जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी मैं आपको छोटा सा एक रिव्यू दे देता हूँ। प्लस में जाएंगे, रीयूजेबल में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास प्रोज एंड कॉन्स का भी जो ब्लॉक है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये भी आप यूज़ करें, इसको आप शो मोर सेटिंग्स पे क्लिक करें। अब इसका बैकग्राउंड आपको पसंद नहीं आ रहा, आप चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड मज़ीद चेंज कर लें।
आप चाह रहे हैं भाई मैं इसको आप कौन सा बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, इसका फोरग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, ये सब कुछ आपके हाथ में, आप इसको जैसे चाहें कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि कलर कॉन्ट्रास्ट का बिल्कुल ख्याल करना है। ऐसा ना हो कि जैसे ये अभी हमें नज़र आ रहा था कि बैकग्राउंड भी अगर डार्क हो जाए और फोरग्राउंड भी ब्लैक हो जाए तो ये अच्छा साइन नहीं है, प्रोफेशनल लुक नहीं देगा। हमने इस बात का ख्याल रखना है कि बैकग्राउंड अगर लाइट है तो फिर फोरग्राउंड डार्क हो, अगर बैकग्राउंड डार्क है तो फिर फोरग्राउंड लाइट होना चाहिए। तो खैर, इसी तरीके से आपने इन्फोग्राफिक ऐड करना है। इन्फोग्राफिक बनाना कैसे है, मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। आप सिंपली जाएं कैनवा पे या स्नैपा पे, वहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने जो टेम्पलेट्स हैं उनको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ब्लॉगिंग एंड इन्फोग्राफिक्स में जाएं, इन्फोग्राफिक में मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख लें ये प्रोज एंड कॉन्स हैं। आप किसी प्रोडक्ट को या ओवरऑल डिफरेंट प्रोडक्ट्स को उठा के उनके प्रोज कॉन्स को भी एडिट कर सकते हैं। अच्छा, इनको एडिट करने के लिए मेरे पास अकाउंट होना ज़रूरी है। मैं अकाउंट बनाता हूँ। अकाउंट साइन अप करने के बाद मुझे ये ऑप्शन दे देगा कि मैं उस इन्फोग्राफिक को जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके एडिट कर सकता हूँ और विदाउट एनी हैसल। आप यहाँ से प्रोज एंड कॉन्स ऑफ आप ऑफ सोशल मीडिया यूज़ की जगह अपनी प्रोडक्ट का नाम लिख लें, जो भी आपकी प्रोडक्ट है। इस तरह द गुड एंड बैड इफ़ेक्ट्स, द गुड एंड बैड जो भी है, कनेक्टिविटी यहाँ पे आपने दिया हुआ है। जस्ट आपने बैकग्राउंड इमेज भी चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज करना है। यहाँ पे आपके प्रोज आते जाएंगे और यहाँ पे आपके कॉन्स आते जाएंगे और आपका जो इन्फोग्राफिक है वो रेडी हो जाएगा। आपने यहाँ से उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अपने कंटेंट में किसी ऐसी जगह पे एडजस्ट करना है जहाँ पे आपके 2-4 प्रोडक्ट्स भी रिव्यू हो गए हों और बाकी आपका कंटेंट रहता भी हो। सो इस तरीके से आपने वहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करनी है। सो आपने हर प्रोडक्ट के प्रोज कॉन्स और लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग्स टू कंसीडर कि आपने प्रोडक्ट को रिव्यू करते हुए किन चीज़ों का ख्याल किया था, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा था। जैसे कि थिंग्स टू कंसीडर वाइल सेलेक्टिंग अ टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, द रील, द हार्डवेयर डिज़ाइन, स्पिनिंग रील्स एटसेट्रा। जो भी आपका टेक्निकल आपने कंटेंट लिखते वक्त इन चीज़ों को माइंड में रखा होगा वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। सो इस तरीके से आपका एक फुल फ्लैज खूबसूरत जो पेज का डिज़ाइन है वो रेडी होना चाहिए। इसके साथ साथ आपने ना कुछ हेडिंग्स का भी और हायरार्की का भी ख्याल करना है कि जब आप प्रोडक्ट्स की हायरार्की कर रहे हैं तो यहाँ पे आप H2 ही यूज़ करें। इस तरह अगर आप थिंग्स टू कंसीडर वाइल सेलेक्टिंग टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड कर रहे हैं तो यहाँ पे आप मज़ीद थोड़ा डाउन चले जाएँ और H3 यूज़ करें। तो यहाँ पे आपने जो हेडिंग्स हैं उनकी हायरार्की का ख़ास ख्याल रखना है। सो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, इस पे मज़ीद रिसर्च करेंगे तो आपके पास बहुत ऑसम डिज़ाइंस क्रिएट होंगे जिन पे आपको भी प्राउड फील होगा। तो थोड़ा सा टाइम देना है, इसमें बिल्कुल जल्दी नहीं करनी क्योंकि ये आपके वेबसाइट की रैंकिंग का सवाल है और अल्टीमेटली आपको जब रेवेन्यू जनरेट होगा तो आप उस बिज़नेस को फ्लिप कर सकते हैं और एक अच्छा खासा चंक ऑफ मनी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो खैर बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती, आपने इस पे मेहनत करना है, टाइम लगाना है, लेकिन साथ साथ कंक्लूजन जो है उसको भी आपने ऐड करना है और अपनी तरफ से कंक्लूजन देनी है। ये समझ लें कि एक जो किसी भी प्रोडक्ट को रिव्यू करने वाला है वो अपने रिमार्क्स, फाइनल रिमार्क्स दे रहा है कि मैंने किन चीज़ों को पहले बताया कि कंसीडर किया, अब मेरी तरफ से कंक्लूजन क्या है, कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, कौन सी चीज़ बेहतर है। और इसके साथ साथ आपने अपने एंड में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को भी ऐड करना है क्योंकि ये भी गूगल सर्च में आप अगर अक्सर देखते हो, आप कोई भी क्वेश्चन जब वहाँ पे पोस्ट करते हैं, क्यूरी पोस्ट करते हैं तो पीपल आल्सो आस्क का एक सेक्शन आता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट वहाँ पर भी अपीयर हो। इसके लिए आप अगेन डिफरेंट जो ब्लॉक्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। आप देख लें एडवांस्ड बटन्स यूज़ करें
एडवांस्ड टेक्स्ट यूज़ करें, सेक्शंस यूज़ करें। तो जितना इन चीज़ों को यूज़ करेंगे उतना ही आपकी जो वेबसाइट की लुक एंड फील होगी वो अच्छी होगी। अच्छा जी, आप फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के लिए ये अकॉर्डियन है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट है कि हमने इसको कट किया और यहाँ पे पेस्ट किया, और उसका जो आंसर है उसको भी हम यहाँ पे कॉपी करके, बल्कि कट कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर दें। इस तरीके से आप हर क्वेश्चन को ऐड टाइटल में करें और इस तरह पेस्ट करते जाएं। तो ये आपके जो कंटेंट है उसको मज़ीद ब्यूटीफाई भी कर देगा। मैं आपको थोड़ा इसका आइडिया भी दे देता हूँ मज़ीद। ऐड टाइटल में मैंने किया और यहाँ से मैंने दूसरा क्वेश्चन ऐड किया, ऐड अकॉर्डियन आइटम, थर्ड को भी मैं ऐड कर सकता हूँ, और मज़ीद मैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऐड कर देता हूँ, और मैं अपने बाकी जो क्वेश्चन जिनको कॉपी किया था उनको फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। अगर आपको ये नहीं समझ आई कि मैंने कहाँ से अकॉर्डियन ऐड किया, तो आप प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ACC लिखेंगे तो आपको अकॉर्डियन का यहाँ पे ब्लॉक नज़र आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, इसके अंदर कोई भी मुश्किल चीज़ नज़र मुझे तो फ़िलहाल नहीं आई। बहरहाल इनिशियल ओपन अकॉर्डियन, आप वो कहता है कि कोई ऐसा अकॉर्डियन है जिसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट ओपन रखूँ, या तमाम स्टार्ट विद ऑल पैनल्स कोलैप्स्ड इसको रखूँ। अच्छा, इसमें आप मज़ीद कलर्स की सेटिंग करना चाहें, आइकन्स ऐड करना चाहें, स्पेसिंग, ये सब कुछ इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। ख़ैर, मैं इसको पब्लिश करता हूँ, और पब्लिश करने के बाद मैं इसको देखता हूँ कि मेरी पोस्ट किस तरह की दिख रही है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो टॉप पिक थी वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। इस तरह जो कंपैरिज़न की टेबल थी वो भी यहाँ पे आपको एक डेमो मिल गया होगा। प्रोज़ एंड कॉन्स को भी मैंने यहाँ पे थोड़ा ऐड कर दिया। इस तरह नहीं करना, अगेन बता रहा हूँ, डार्क कलर के ऊपर डार्क कलर आपने यूज़ नहीं करना। फोरग्राउंड लाइट हो, बैकग्राउंड अगर डार्क है तो। और साथ ही कंक्लूजन, अब ये देखें अकॉर्डियन इस तरीके से आपका काम करेगी। ये आपके पेज की स्पेस भी बचाएगी और इसको ब्यूटीफाई भी करेगी। सो इस तरीके से आपने इन्फोग्राफिक्स ऐड करने हैं, लिस्ट्स ऐड करनी है। अगर किसी मज़ीद टेबल की ज़रूरत है वो ऐड कर सकते हैं। अगर कोई ट्वीट आप एम्बेड करना चाहें तो ट्वीट भी एम्बेड कर सकते हैं। अगर कोई यूट्यूब की वीडियो आपने बनाई है जो कि इसी प्रोडक्ट के रिव्यू पर बेस करती है, तो आपने उसको भी एम्बेड करना नहीं भूलना। सो ये थी कुछ बेसिक सी कंटेंट प्रेजेंटेशन, कि हमने अपने कंटेंट को पोस्ट किस तरह करना है और उसको ब्यूटीफाई किस तरह करना है। थैंक यू।